नमस्कार। कैपिटल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वतंत्र जैन। आज हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में जो प्रकार हैं, इक्विटी के जो मुख्य रूप से प्रकार हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ये जो म्यूचुअल फंड पे हम बात कर रहे हैं वो आर्थिक स्वाधीनता की जो सीरीज हमने शुरू की है, आर्थिक आत्मनिर्भरता की जो सीरीज शुरू की है कि आर्थिक रूप से व्यक्ति कैसे आत्मनिर्भर हो सकता है, स्वाधीन हो सकता है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो लोग बोलते तो बहुत हैं, लार्ज कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप, इन लोगों की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है उनकी भी जुबान पर रहते हैं। आप तो आम आदमी की जुबान पर रहने लगे हैं, लेकिन असल में इसका मायने क्या है, इसकी क्या मीनिंग है, आपके रिस्क को लेकर, आपके टर्म टाइमिंग को लेकर, आपके टैक्सेशन को लेकर और आपकी रिटर्न जोखिम को लेकर, इस सारे पक्षों पर हम बात करेंगे। और हम समझेंगे कि इस जो म्यूचुअल फंड में जो इतने सारे टर्म चलते हैं, मुख्य रूप से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या मल्टी कैप, जो उसके नाम है, उनमें क्या उसकी फीचर्स हैं, कहाँ उनमें रिस्क होती है, कितना उसमें जोखिम होता है। और अगर आपको ऑप्ट करना है तो आप क्या अपने एडवाइस से ऑप्ट करें, एडवाइजर की सलाह लें, मतलब आप खुद एडवाइज करें अपने आप को। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं सौगता चटर्जी मुंबई से, जो कि निप्पॉन इंडिया के चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं, ऑल इंडिया हेड हैं। और हमारे साथ हैं जितेंद्र गुप्ता जी, जो कि राजस्थान में म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में जाना माना नाम है, कुक्कू कैपिटल के फाउंडर हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले आपका स्वागत है सौगता जी। मैं बताएं कि लोग समझते बोलते तो बहुत हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लेकिन असल में इसके मायने क्या हैं? क्या सिर्फ इतना कह दिया जाए कि लार्ज में मतलब बड़ी कंपनी रहेंगी, मिड कैप में छोटी कंपनी, बीच वाली कंपनी रहेंगी, स्मॉल कैप तो बहुत बड़ी वैरायटी हो जाती है। और इसमें एनएससी और बीएससी दोनों की कंपनियों का एक ही क्राइटेरिया है या अलग अलग क्राइटेरिया है? तो संक्षेप में बताएं सर। जरूर स्वतंत्र जी एंड जितेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतने सालों से है इंडिया में, एंड एक जो हमारे रेगुलेटर है सेबी, उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप 2 साल पहले लिए थे कि उन्होंने पूरा इंडस्ट्री का, इक्विटी इंडस्ट्री और जो हमारे दूसरे कैटेगरी है डेट इंडस्ट्री का, हर एक कैटेगरी का उन्होंने पूरे इंडस्ट्री को बताया कि आपको सिंप्लीफाई करना जरूरी है, इन्वेस्टर को बताना जरूरी है कि कौन से कैटेगरी में आपका स्कीम बकेट हो जाता है या कौन से कैटेगरी में आपका स्कीम आप चलाओगे। इसी के कारण सेबी ने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फोकस्ड, काफी सारे 17 से 18 कैटेगरीज उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। एंड उसी के कारण और एक बड़े स्टेप उन्होंने लिए थे कि आप जब थोड़े से अगर 3-4 साल पहले चले जाएंगे तो काफी सारे स्कीम इन इंडस्ट्री में विविध नामों से जाना जाता था। उनको भी बताया गया कि आप उनको सिंप्लीफाई करिए और जिस कैटेगरी में आपका स्कीम आप चला रहे हैं उस कैटेगरी का नाम ज्यादा से ज्यादा उसके करीब करीब होना चाहिए। इसी के कारण आप देखेंगे कि ये जो कैटेगरीज की हम बात करने वाले आज, चाहे वो लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, ज्यादातर स्कीम्स उनके नाम से ही स्कीम्स को चला रहे इंडस्ट्री में। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप जो रेगुलेटर ने लिया। बहुत अच्छी स्टेप लिए थे इन्वेस्टर के लिए। इससे क्या हो जाए कि जब आप पढ़ते हो, मैं पूछ रहा हूँ कि इसकी जरूरत क्या थी, इसकी जरूरत थी क्या? जरूर थी, बिकॉज मार्केट कैप ऑफ इंडिया वाज ग्रोइंग, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ का जो है मार्केट का वो बढ़ रही थी। इतने सारे कंपनीज आ रहे थे थ्रू आईपीओ, थ्रू वेरियस कैटेगरीज। तो जानना बहुत जरूरी है कि आप पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर है, चाहे वो 500 रुपीज का इन्वेस्टर हो, चाहे वो 5 लाख रुपया का इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर का जो रिस्क एपिटाइट हर कैटेगरी का अलग अलग होता है। इसलिए रेगुलेटर ने पूरे इंडस्ट्री को बताया कि आपको इन्वेस्टर को एक ही आंख से देखना चाहिए और इन्वेस्टर शुड नो कि हम मेरे रिस्क के मुताबिक मैं किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। इसलिए ये बहुत बहुत जरूरी था। उसके अलावा भी काफी सारे उन्होंने गाइडलाइंस साथ साथ दिए थे
ताकि इन्वेस्टर का जानकारी मजबूत हो जाए। एंड ये जो कैटेगरीज है, इसके आने से इन्वेस्टर का जो रुझान है, इन्वेस्टर का जो नजरिया है, या हमारे जो एडवाइजर जब हम उनको इन्वेस्टर को बताते हैं, वो उनका तरीका और उनका मोड ऑफ एप्लीकेशन या बताने का जो एक जरिया होता है, बहुत इजी हो गया है एंड कॉमन इन्वेस्टर का जानकारी बढ़ने लग गया है। ओके, नहीं, बहुत अहम जानकारी निश्चित रूप से है, होता है कि आपको पता हो कि किस प्रकार की कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है, और उसके आपको रिस्क का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि 17 से 18 कैटेगरीज बनाई थी, तो अगर हमारे पास एक नजर हम डाल सके उन पे कौन कौन सी कैटेगरीज थी, फिर उसके बाद हम जितेंद्र जी, आपके पास है क्या लिस्ट वो पूरी? हाँ, मैं उन कैटेगरीज को थोड़ा सा समझा सकता हूँ, कौन कौन सी कैटेगरीज सेबी ने इंट्रोड्यूस करी थी। जो भी सेबी ने कैटेगरी बनाई है 17-18। हाँ, तो एक्चुअली सेबी ने एक बहुत बड़ा काम किया था। जितनी भी एएमसीज हैं वो बहुत सारी स्कीम्स चला रही थी, और वो कुछ स्कीम्स सेम एएमसी में ऐसी होती थी कि जैसे लार्ज कैप कैटेगरी की 2-2, 3-3 स्कीम हो गई, मिड कैप कैटेगरी की 2-2 स्कीमें हो गई, और किसी एएमसी में एक कैटेगरी की 2 है लेकिन दूसरी कैटेगरी की कोई स्कीम ही नहीं है। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए और एक सब इन्वेस्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बहुत बड़ा ये कैटेगराइजेशन का प्लान सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था, और वो कंपलसरी किया था। तो इसमें सेबी ने क्या किया कि एक तो जो कैटेगरीज बनाई है, इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज में इनको छाटा। और इक्विटी फंड्स में जो कैटेगरीज, आज जैसे हम इक्विटी फंड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इक्विटी फंड्स को उन्होंने कैटेगराइज किया लार्ज कैप। लार्ज कैप में क्या होता है कि जो हमारी निफ्टी है, निफ्टी के जितने स्टॉक लिस्टेड है, बीएसई सेंसेक्स में जितने स्टॉक लिस्टेड है, तो उसके टॉप 100 स्टॉक्स जो हैं उनको लार्ज कैप कैटेगरी में लिया जाता है। तो लार्ज कैप कैटेगरी में 80% स्टॉक ऐसे होने चाहिए लार्ज कैप फंड में कि जो टॉप 100 आउट ऑफ टॉप 100 हो। निफ्टी के 100 आउट ऑफ टॉप 100। ओके, और बीएसई के भी आप आउट ऑफ टॉप 100 ही मान लीजिए, क्योंकि वो निफ्टी से उसको डिनोमिनेट कर रहे हैं हम। अच्छा, तो हाँ। जो सेबी ने कहा वो बीएसई को एडिस्टिक बनाया या निफ्टी को एडिस्टिक बनाया? इंडिया के टॉप 100 मार्केट कैप कंपनी, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो उनको लिया जाता है। वो टॉप 100 मार्केट कैप कंपनीज में से का 80% आपका जो पोर्टफोलियो है लार्ज कैप का, वो 100 कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर से होना चाहिए। ये उनका गाइडलाइंस है। तो जो टॉप 100 बीएसई और एनएसई में दोनों एक जैसे होते हैं? मार्केट, हाँ, कंपनीज तो वही होती हैं, क्योंकि वो मार्केट कैपिटलाइजेशन लेना पड़ेगा हमको। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन तो क्या होता है कि शेयर का प्राइस और इश्यूड शेयर कैपिटल को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। तो टॉप 100 मार्केट कैपिटलाइज जिन कंपनीज का है, वो लार्ज कैप फंड में 80% मिनिमम होनी चाहिए। ये सेबी ने एक प्रेस्क्राइब नॉर्म दिया। उसके अलावा दूसरी कैटेगरी जो सेबी लेके आया वो लार्ज एंड मिड कैप। तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में 35% मिनिमम लार्ज कैप होना चाहिए और 35% मिनिमम मिड कैप होना चाहिए। तो मिड कैप क्या होगा? टॉप 100 से टॉप 250 तक जो शेयर्स हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप 100 से लेकर और टॉप 250 तक जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो सब मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स कहलाएंगे। ओके, तो 100 से, हाँ, तो आउट ऑफ 150, मतलब 150 शेयर बच जाते हैं उसमें। तो 150 शेयर्स में से मिड कैप का बास्केट बनता है। तो वो लार्ज एंड मिड कैप हो गया। 35% लार्ज कैप और 35% मिड कैप। रेस्ट वो कैश में या दूसरे किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा कैटेगरी जो आया वो मिड कैप। मिड कैप कैटेगरी में मिनिमम 65% मिड कैप में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और रेस्ट वो कहीं पे भी लार्ज कैप या स्मॉल कैप या कैश में, लिक्विड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, चौथा कैटेगरी जो आया वो आया स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में भी मिनिमम 65% आपका जो टॉप 250 के बाद की जो कैटेगरी है शेयर्स की, वो स्मॉल कैप में फॉल करती है। तो स्मॉल कैप में आपको 250 के बाद के जितने शेयर्स हैं उनमें मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। रेस्ट लार्ज कैप और मिड कैप और कैश, लिक्विड, डेट, उन सब में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये कैटेगराइजेशन हुआ कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो ये ब्रॉड 4 तो ये स्कीम्स सेबी ने प्रेस्क्राइब करी। उसके अलावा सेबी ने एक मल्टी कैप कैटेगरी दी, एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी दी, और कैटेगरी दी फोकस, हाँ, एक फोकस्ड इक्विटी कैटेगरी है। तो जी, एंड काफी सारे कैटेगरी सेक्टर फंड्स भी है इसमें, जैसे
हमारे इंडस्ट्री में काफी सारे सेक्टर फंड्स होते हैं, तो उसका भी एक बकेट हो जाता है। तो वो इक्विटी में आता है, इक्विटी सेक्शन में आएगा वो? यस, हाँ, फोकस भी इक्विटी में आता है, सेक्टरल भी इक्विटी में आता है, और वैल्यू फंड एक अलग कैटेगरी है। वैल्यू फंड भी, हाँ, वो भी इक्विटी में आता है। वैल्यू फंड एक्चुअली उसमें ये होता है कि उसमें फ्यूचरिस्टिक 5 साल 10 साल बाद वैल्यू अगर स्टॉक्स में दिख रही होती है और करंट वैल्यू के हिसाब से बाई बनती है, तो वो वैल्यू फंड में आता है। और ये सारे जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये ग्रोथ प्लस वैल्यू का कंपोजिशन होता है। ओके। टैक्स सेवर, फिर अपना टैक्स सेवर कैटेगरी है जहाँ टैक्स कौन सी सेविंग सर, के कौन लिए सी, जो क्या नाम इन्वेस्ट बताया? करते हैं, टैक्स सेवर जो टैक्स सेविंग सेवर, ओके। वो भी इक्विटी कैटेगरी में आता है। तो टैक्स सेवर LHS बोलते हैं उसको। टैक्स सेवर में तो एक वो ELSS होगी, वही होगी। हाँ हाँ, ELSS होती है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ओके, ठीक बात, ठीक बात। तो जो मैं काउंट कर रहा हूँ उसमें हो गया आपका 4 तो हो गए आपके, लार्ज कैप, लार्ज मिड कैप, लार्ज मिड कैप और मिड स्मॉल कैप, ये तो 4 हो गई। एक आपकी मल्टी कैप हो गई 5, 6 हो गई आपकी फ्लेक्सी कैप, और आपकी 7वीं हो गई आपकी फोकस। सेक्टरल और थीमेटिक हो गई 7वीं। 7वीं सेक्टर और थीमेटिक, ओके। हाँ, और एक फोकस्ड हो गई आपकी फोकस्ड हो गई 8वीं, एक वैल्यू हो गई 9वीं, और एक ELSS हो गई 10वीं। हाँ जी। ओके, और तो 7 कैटेगरी और होना चाहिए मेरे ख्याल से, अभी 6-7 कैटेगरी और होना चाहिए। वो डेट फंड्स की कैटेगरी है फिर इसके बाद में। अच्छा, ओके। और हाइब्रिड भी है, हाइब्रिड फंड, हाइब्रिड फंड की भी कैटेगरी है। डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड एक कैटेगरी होता है, फिर आपका इक्विटी हाइब्रिड फंड एक कैटेगरी होता है। सो ऐसे करते करते वो जो लिस्ट आपका इट मूव्स टुवर्ड्स दैट नंबर ऑफ कैटेगरी। एक बात बिल्कुल। तो इसमें सबके साथ अलग अलग रिस्क हैं, अलग अलग नीड हैं, अलग अलग लोगों की नीड है, अलग अलग टाइम होराइजन को, जोखिम को लेकर बनाए गए हैं। जरूर। तो इसका मतलब किन के लिए कौन सी हैं, किस उद्देश्य से बनाई जाती हैं, और इसकी जरूरत थी क्या इतनी सारी कैटेगरी बनाई, क्यों नहीं लिमिटेड कैटेगरी, एक इंडेक्स कैटेगरी भी होगी मेरे ख्याल से, इंडेक्स कैटेगरी भी अलग से होगी। ऑफ कोर्स इंडेक्स कैटेगरी भी है, इंडेक्स कैटेगरी भी अलग कैटेगरी है। तो ये भी 17-18 की इसी में आ जाएगी ना, 17-18 की जो कैटेगरी है। यस, दे ऑल पार्ट इक्विटी फंड्स। जी जी। तो ओवरऑल इसका पर्पज क्या है, मतलब इसको मतलब सिर्फ क्लासिफिकेशन फॉर द सेक ऑफ क्लासिफिकेशन है, या इन्वेस्टर के अवेयरनेस के लिए है, या फिर आप लोगों को हेल्प करने के लिए है, आप लोगों को रेगुलेट करने के लिए है? इसका पर्पज क्या हुआ, रेगुलेशन हुआ, इन्वेस्टर हेल्प हुआ, या फिर नॉमेनक्लेचर फॉर द सेक ऑफ नॉमेनक्लेचर अंडरस्टैंडिंग? I'll tell you, स्वतंत्र जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी, इंडिया का जो आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री देखे या कैपिटल मार्केट्स को देखेंगे कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स अभी ह्यूज हो गया। अभी जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट आप लगभग 3-3.5 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स है। अगर ये पॉपुलेशन और इन्वेस्टर का पॉपुलेशन और बढ़ने वाले है, लेकिन अगर आपने करंट इन्वेस्टर का पॉपुलेशन को देखा तो देर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स प्रोफाइल होता है। एक रिटेल इन्वेस्टर है, एक HNI इन्वेस्टर है जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बतलाया जाता है, और एक जो मीडियम कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट इन्वेस्टर है, जो इंस्टीट्यूशनल बोल रहे हैं उसको आप, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। ओके, ठीक है। तो एंड उसमें आप देखेंगे ना, विद इन द कैटेगरी ऑल्सो देर आर मेनी कैटेगरीज, काफी सारे कैटेगरी होते हैं। बिकॉज आज की तारीख में रिटेल इन्वेस्टर जो शुरुआत करता है 500 रुपया सिर्फ देके, या कुछ शुरुआत करेंगे 5,000 रुपया सिर्फ देके, तो द रिस्क एपिटाइट सबका अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ देयर लाइफ साइकिल जर्नी में वो आते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। एंड जब HNI कस्टमर होता है वो थोड़ा सा समझा हुआ होता है, वो उसका जानकारी ज्यादा होता है, उसका रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग होता है। कुछ रिटायरमेंट लेवल पे कस्टमर आते हैं, एज ब्रैकेट अगर आपने उसको एडवांस कर दिया, कोई 50 साल की उम्र में आते हैं, तो हर एक जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इन्वेस्टर का जो प्रोफाइल है वो बहुत वेरिड है इंडिया में। हेंस जब इन्वेस्टर खुद का बारे में सोचता है कि मैं रिस्क प्रोफाइलिंग करके या मैं एडवाइजर के पास जाके जब मैं इन्वेस्ट करूंगा, तब वो बकेट में वो फिट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिस्क एपिटाइट ऑफ द इन्वेस्टर, और कितना लंबे के लिए वो इन्वेस्ट करना चाहता है, क्या उनका गोल है सामने। किसी को अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो उसका गोल 10 से 15 साल का होना चाहिए।
एंड सो वो जो एक बड़ा जो मैट्रिक्स है उसको फुलफिल करने का लिए ये कैटेगराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दी पार्ट ऑफ दी म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट का जो एक जर्नी है वो हर एक तरीके से इट चेंजेस है ना, हर 3 साल 5 साल में साइक्लिकल चेंजेस होता है। एंड जो इन्वेस्टर समझता है, जो इन्वेस्टर का जानकारी है, वो उस तरीके से उस प्रोडक्ट में आ जाता है। कई सारे फंड्स जो हमने अभी डिस्कस किए, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड हो या मल्टी एसेट फंड हो, वो उसका कॉन्स्ट्रक्ट ही ऐसा है कि आप एसेट एलोकेशन इन्वेस्टर को एम्बेड करके दे रहे हैं, या उसी प्रोडक्ट का अंदर एसेट एलोकेशन होता है, जो बहुत बड़ी चीज है इंडिया में इन्वेस्टर का नॉलेज के कारण की जानकारी के लिए। तो ये सब चीजें को मद्दे रख के ये कैटेगराइजेशन किया गया है। और गुड पार्ट इज इन्वेस्टर समझ के आ रहा है, हम भी उनको समझा रहे हैं, लॉट ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन हो रहा है, आपकी तरफ माध्यम से भी हो रहा है, कुकू कंसल्टेंट के माध्यम से भी हो रहा है। इसी के कारण इन्वेस्टर का बढ़ोतरी भी हो रहा है और हर सही कैटेगरी में अभी आ रहा है। ओके, आपने एक महत्वपूर्ण बात इस बीच में दी और जिस पर मैं चाहूंगा कि थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हमारी। आपने कहा कि 3 कैटेगरी मुख्य रूप से इन्वेस्टर की है, रिटेल, एचएनआई और आपका कॉर्पोरेट। तो जो इन्वेस्टमेंट हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है वो सबसे अधिक किस कैटेगरी का है? कॉर्पोरेट का है, रिटेल का है, एचएनआई का है? तो आप देखेंगे ना, जो इन्वेस्टर अगर 3-3.5 करोड़ इन्वेस्टर है, फॉर ऑब्वियस रीजंस, जो जरूरी मतलब रिटेल इन्वेस्टर का काउंट सबसे ज्यादा होगा। सो ऑलमोस्ट 60 to 65% इंडिया का जो इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, वो रिटेल इन्वेस्टर इंडिया में। तो संख्या में बोल रहे हैं ना? जी, संख्या में बोल रहे हैं। ओके, कॉर्पस में, और कॉर्पस में किसका सबसे अधिक है? कॉर्पस में एचएनआई, और एचएनआई इक्विटी अगर आप देखेंगे तो रिवर्स है, रिवर्स हो जाता है। 60 to 65% कॉर्पस एचएनआई का होता है और बाकी रिटेल का होता है। सो नंबर में रिटेल ज्यादा है और कॉर्पस में ज्यादा होना ही चाहिए, बिकॉज उनका साइज ज्यादा है जो इन्वेस्टमेंट में आते हैं। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानकारी है कि रिटेल इन्वेस्टर का डेफिनेशन है 2 लाख रुपए के नीचे का जो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, उनको रिटेल बताया जाता है। एनी इन्वेस्टर हु इज इन्वेस्टिंग मोर देन 2 lakhs इज डिफाइंड एज एचएनआई इन्वेस्टर। एनुअल बोल रहे हैं ना? Annual single investment coming into a particular fund house, they get defined as a HNI investor। अच्छा, किसी एक फंड में या ओवरऑल, मतलब पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में? फंड हाउस, आप अपने फंड हाउस में अगर आ गया, अगर 2 लाख एट ए पैन लेवल पे दिखाया जाता है। ओके, पैन इज ए यूनिक नंबर। पैन लेवल पे डिफाइन किया जाता है कि वो एचएनआई इन्वेस्टर है या रिटेल इन्वेस्टर है। ओके, आपको मतलब पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर किसी एक पैन नंबर ने 2 लाख से ज्यादा सालाना निवेश किया है तो एचएनआई में आ जाएगा? नहीं, एक एएमसी में। एक एएमसी में। ओके, सिर्फ एक एएमसी में। करेक्ट। सिंगल एएमसी में एक पैन। पूरी इंडस्ट्री में उसका 2 लाख से ज्यादा हो तो कोई से वो रिटेल ही रहेगा? हाँ, 2 लाख से अगर कम है तो वो रिटेल में रहेगा। तो आपका कहना है कि रिटेल, हमारा जो इन्वेस्टर है वो रिटेल लगभग पूरी इंडस्ट्री में 60 से 70% है, और उसका कॉर्पस अमाउंट 50% से कम है। कितना है उसका? 20 to 30% होगा। इक्विटी एयूएम का 35 to 40% होगा। अच्छा, इक्विटी में उसका जो रिटेल का है उसका 35% होगा और उसका नंबर 65 के आसपास, 65-70% है। करेक्ट, राइट। रिटेल क्या होता है स्वतंत्र जी? एसआईपी बहुत बड़ा माध्यम है इंडिया इंडस्ट्री में जो पैसा आता है। एसआईपी से काफी ज्यादा हमारा रिटेल का इन्वेस्टर का पैसा एसआईपी के थ्रू से आता है। जो आपके सब जो देखने वाले हैं, आपका जो चर्चा कर रहे हैं, आई थिंक एसआईपी के कारण हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतना बड़ा रिटेल बेस क्रिएट कर सके। बिल्कुल। और एचएनआई में कॉर्पोरेट का नंबर कितना है? कॉर्पोरेट का कॉर्पस कितना है? कॉर्पोरेट का एयूएम इक्विटी में कम होता है, 10% के आसपास होगा, ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, इक्विटी में कॉर्पस का 10% होता है? 10% ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज एक्चुअली वो पब्लिक का पैसा होता है, अलग तरीके का रिस्क लेते हैं।
शेयर होल्डर्स का पैसा होता है कॉर्पोरेट में, तो शेयर होल्डर्स से परमिशन लेनी होती है अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करना होता है तो नॉर्मली मैनेजमेंट वो रिस्क लेता नहीं है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करे, क्योंकि उसको खुद का पैसा नहीं होता मैनेजमेंट का, शेयर होल्डर्स का पैसा होता है कॉर्पोरेट के इशू में। जो क्लोजली हेल्ड कंपनीज होती हैं, जो फैमिली ऑन्ड कंपनीज होती हैं, उनका ही मेजरली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। नहीं, मेरा मेरा मतलब था कि जैसा कि बात हो रही थी नीलेश जी से, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में जो रिटायरमेंट फंड है वो मुख्य रूप से म्यूचुअल फंड में जाता है, और भारत में म्यूचुअल फंड में नहीं जाता। भारत में जो ना जो पेंशन फंड है या जो हमारा ईपीएफ है उसमें जाता है। लेकिन भारत में एलआईसी हो गया या फिर आपके प्रोविडेंट फंड हो गया, ये लोग तो निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, इनको तो कोई रोक नहीं होना चाहिए। एलआईसी निवेश कर सकता है या फिर कोई ये पेंशन फंड है या ईपीएफ है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये लोग निवेश करते हैं क्या म्यूचुअल फंड में? वो ईटीएफ में करते हैं, वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में नहीं करते, वो ईटीएफ में करते हैं। तो उनके लिए उनका एक डिफाइंड रेगुलेशन है विद इन विच दे कैन इन्वेस्ट, हेंस उन लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, ईटीएफ म्यूचुअल फंड से अलग चीज है, अलग है, अलग सेक्शन है, म्यूचुअल फंड कैटेगरी नहीं है वो। म्यूचुअल फंड का एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंडर में ईटीएफ आ जाता है, एंड ईटीएफ इज अ सेपरेट कैटेगरी। मैनेज आप ही लोग करते हैं, हम लोग ही करते हैं, बट वो अलग, उसका वर्किंग अलग है, वो अलग तरीके से होता है। हेंस इंस्टीट्यूशंस का पैसा काफी सारे ईटीएफ में जाता है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ईटीएफ पे भी एक सेशन रखना चाहिए जितेंद्र जी, मुझे लग रहा है आगे जाके हम रख रहे हैं। और अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट ईटीएफ या म्यूचुअल फंड कुछ भी हो, अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट वही इक्विटी शेयर्स में ही होता है, चाहे ईटीएफ के थ्रू हो और चाहे म्यूचुअल फंड स्कीम्स के थ्रू हो। बट ईटीएफ मोस्टली स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, तो वो और म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती है, बस इतना फर्क होता है। थोड़ा एक्सपेंस रेशियो का भी फर्क होता है। और एक ईटीएफ जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, बेंचमार्क जो उसका जिस भी बेंचमार्क में इन्वेस्ट कर रहा है तो बेंचमार्क को रिप्रेजेंट करता है। म्यूचुअल फंड्स में नॉर्मली क्या होता है कि वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, तो बेंचमार्क से काफी बार फंड मैनेजर आउट परफॉर्म भी करता है, और कोई फंड मैनेजर अच्छा नहीं काम कर पाता तो अंडर परफॉर्म भी करता है। तो पोर्टफोलियो डिफरेंसेस थोड़े होते हैं, बट अदरवाइज अल्टीमेट रेगुलेशन का जो रेगुलेशन है, और रेगुलेशन भी तो अलग होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक्ट जो सेबी का है वो तो आपके म्यूचुअल फंड के लिए, ईटीएफ के लिए कुछ अलग रेगुलेशन भी होंगे मेरे ख्याल से। सेम सेबी के अंडर ही आता है, ये सब सेम ही है, बट कैटेगरी जैसा जितेंद्र जी ने बताया ना, उनका माध्यम अलग होता है। ईटीएफ का जब हम अलग से सेशन करेंगे, वी आर द लार्जेस्ट, हम लार्जेस्ट ईटीएफ प्लेयर है मार्केट में, तो ईटीएफ अलग तरीके से उसको होता है। इंडेक्स जैसा एग्जांपल लेके चलते हैं, आपका निफ्टी एक इंडेक्स है जैसा आपने बताया, फिर एक निफ्टी 50 एक होता है, नेक्स्ट 50 होता है। तो निफ्टी और नेक्स्ट 50 का एक ईटीएफ होता है, मिरर इमेज एक ईटीएफ क्रिएट किया जाता है, जो सेम बास्केट होता है, सेम बास्केट सेम कॉन्स्टिट्यूशन का एक ईटीएफ होता है। बिकॉज निफ्टी में कोई डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है बोल के ईटीएफ के थ्रू से निफ्टी को बाय करते हैं हम लोग। सो जैसे इंस्टीट्यूशन की बात हो रहा है, हर इंस्टीट्यूशन का एक मैंडेट होता है कि हम इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर टॉप 50 कंपनीज में उनको इन्वेस्ट करना है, अलग से वो शेयर लेते हैं, वो अलग उनका बिजनेस, उनका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होता है। लेकिन उसके ऊपर अगर उनको इन्वेस्ट करना है तो ईटीएफ का थ्रू से वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरीके से वो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर का जो एक तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का, अलग अलग होता है। जैसा बैंकिंग, अभी हर इंश्योरेंस कंपनी का एक मैंडेट होता है कि इतना परसेंटेज में हर एक बैंक स्टॉक्स में लेना चाहता हूं, लेकिन अगर उनको एक बास्केट लेना है ऑफ द टॉप बैंक्स ऑफ इंडिया, तो वो बैंकिंग ईटीएफ के थ्रू से आते हैं। तो इस तरीके से वो प्रोसेस चलता है। ठीक है। और एचएनआई में एनआरआई भी होते हैं कि एचएनआई में इंडिया के लोग माने जाते हैं एचएनआई में? इट्स ऑल इंडियन कस्टमर, एंड एनआरआई भी होता है अगर उनका पैन है इंडिया में, एंड देन दे गेट क्वालिफाइड फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके, एनआरआई अगर आपका पैन है तो आप उसमें एचएनआई में कैटेगरी में आ जाएंगे। एनआरआई और रेजिडेंट में कोई फर्क नहीं है, सेम ट्रीटमेंट है एचएनआई और रिटेल क्राइटेरिया के लिए। एनआरआई एट पार ट्रीट होते हैं, रेजिडेंट के एट पार ट्रीट होते हैं इन ऑल सिचुएशन। ओके, तो इनका इन्वेस्टमेंट आपको कहना है कि सबसे अधिक है कॉर्पस के मामले में? सौगाता जी, कॉर्पस की बात करें तो एचएनआई में सबसे बड़ी कैटेगरी है, आपका कहना है? एचएनआई कैटेगरी बड़ा है, रिटेल
भी बढ़ा है, लेकिन नंबर्स में जब बढ़ा है, और रिटेल आस्ते आस्ते बिल्ड होता है, नहीं नहीं, आपका मतलब है कि अगर कॉर्पस की बात करें तो आपके जो HNI कैटेगरी सबसे बड़ी कैटेगरी यही है कॉर्पस के मामले में। करेक्ट करेक्ट। कितना कितना परसेंट HNI का कॉर्पस होता होगा ओवरऑल म्यूचुअल फंड में? अगर 100 रुपीज, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर 100 रुपीज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इक्विटी का ईयूएम है, सो ऑलमोस्ट 35 to 40% रिटेल का है, बाकी 50-55% HNI का है, बाकी 5-10% कॉर्पोरेट का है। ओके, राइट। काफी अहम जानकारी है, उम्मीद करना चाहिए कि हमारे दर्शकों के लिए होगी। सबसे पहले बात करते हैं सर कि लार्ज कैप क्या चीज है, और लार्ज कैप के लिए टाइमिंग का मतलब अगर आपको इसमें निवेशक आता है तो उसको कितना टाइमिंग रखना चाहिए, और जोखिम तो इसमें माना जाता है कम हो जाता है, लेकिन टाइमिंग कितना रखना चाहिए कंपेरेटिवली मिड कैप या स्मॉल कैप की तुलना में, और इसका रिटर्न कितना रहता है? रिटर्न क्या बहुत सोबर रहता है या उम्मीद अच्छी कर सकते हैं इसमें, और इंडेक्स फंड की तुलना में कैसा रहता है वो? देखिए स्वतंत्र जी, आई थिंक इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड जो लॉन्ग टर्म जब हम बात करते हैं, इट इज शुड बी एटलीस्ट 3 to 5 years। अगर 3 से 5 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो आप म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट करना बनता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्ट टर्म है, जो 1 साल 2 साल के लिए है, वो आप देखना भी नहीं चाहिए इनटू इक्विटी फंड्स। दूसरी जो बात है कि अगर आप SIP के थ्रू से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इनटू कोई भी कैटेगरी हो, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन शुड बी एटलीस्ट 5 to 10 years, एंड दैट इज द बेसिक थंब रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर वो थंब रूल, अगर आपकी जानकारी है और आपका सोच उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो म्यूचुअल फंड में फिर आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सेकेंड पार्ट, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि लार्ज कैप या कोई भी कैटेगरी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे अच्छा है, किस तरीके से अच्छा है, रिलेटिवली कितना अच्छा है, तो जैसे ही आपका सोच एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 से 5 साल हो जाता है, लार्ज कैप कंपनीज, इंडिया के टॉप 50-100 कंपनीज है, ये हर साइकिल में वो अच्छे करते ही है, लेकिन हर कंपनी का साइकिल अलग अलग तरीके से होता है। एंड अगर पोर्टफोलियो मैनेजर को या जो हमारे फंड मैनेजर्स को आपने मैंडेट दिए, वो ट्राई करते हैं कि इंडेक्स से ज्यादा आपको रिटर्न बना के देंगे ओवर नेक्स्ट 3, 5, 7 years। हेंस कोई भी लार्ज कैप फंड हो जो जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, 5 साल पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, 10 साल पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, 15 साल पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, जिन्होंने साइकिल्स देखे हैं, इंडिया में कोई भी इकोनॉमी में साइकिल का थ्रू से जिस फंड मैनेजर ने या जिस फंड हाउस ने साइकिल्स देखे हैं, उस साइकिल को अगर आगे नेक्स्ट 3-5-10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उस तरीके से आपको सिलेक्ट करना चाहिए कि सक्सेसफुल फंड मैनेजर्स एंड फंड हाउसेस have beaten the benchmark over cycles, and cycle should be at least 3 to 5 years, and that उस तरीके से अगर आपका सोच है इन्वेस्टमेंट का, then I think you will be a happy investor। जी, फिलहाल चर्चा वक्त है ब्रेक का, ब्रेक बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि जिस तरह से कोरोना में जैसा बताया कि इकोनॉमी का रिवाइवल है, कई सेक्टर्स में अलग अलग डायनेमिज्म देखने को मिला है, अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग ट्रेंड्स हैं, और वो मोमेंटम साइकिल बन रहा है, हर सेक्टर का साइकिल बन रहा है। तो उसके बाद ऑब्वियसली ये भी लोगों के मन में जिज्ञासा उठती है कि इसके बाद क्या नए तरीके के प्रोडक्ट की मांग आई है, क्या नई स्कीम्स आ रही हैं, उन सबको, सारे चेंजों को अपने एडजस्ट करने के लिए, और अगर वो हैं तो वो कौन सी हैं, और या फिर उसके हिसाब से अगर चेंज के हिसाब से बात करें तो वो कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं जो एग्जिस्टिंग में सबसे बेटर हो सकते हैं। कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का अत्यधिक इस्तेमाल कैसे पहुंचाता है नुकसान? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल आजकल बहुत ही आवश्यक हो गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हमारे जीवन को आसान बना रहे हैं, लेकिन इनका ज्यादा उपयोग हमें नुकसान भी पहुंचाता है।
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा करने पर स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। एक दिन में 5 से 6 घंटे से ज्यादा गैजेट का इस्तेमाल करना एडिक्शन कहलाता है। इनसे हमारे शरीर की सक्रियता कम हो जाती है, साथ ही जीवन शैली में भी बदलाव होने लगता है। रात को देर तक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करने से नींद की समस्या हो जाती है। इसलिए जब भी सोने जाएं तो उससे 30 मिनट पहले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देर तक मोबाइल पर नजर टिकाए रखने से सबसे ज्यादा नुकसान हमारी आंखों को ही होता है। इससे हमारी आंखें ड्राई हो जाती हैं। इससे दिल से जुड़ी बीमारियां होने का भी डर रहता है। साथ ही मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन के कारण ब्रेन ट्यूमर और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने का भी डर रहता है। हर सदस्य यहाँ सुनाएगा बदलाव की कहानी, क्योंकि परिवार ही है हमारी जिंदगानी। बदल रहा है परिवार, नया होगा हर बार। राजस्थान पत्रिका की बेहद लंबे समय से पाठक हूँ और परिवार परिशिष्ट मेरा पसंदीदा है, जिसका कारण है इसमें आने वाली छोटी और बड़ी उपयोगी जानकारियाँ। मैं पत्रिका अखबार रेगुलर पढ़ती हूँ और खास करके इसका जो परिवार अंक है मुझे बहुत ही पसंद है। इस अंक में बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन रहते हैं, खास करके महिलाओं ने कैसे संघर्ष करके एक मुकाम को हासिल किया है। महिलाएं जब गर्भवती होती हैं तो उन्हें कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, यहाँ तक कि कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए, ये सब इस मैगजीन में बताया जाता है। इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वह है एक आदर्श जीवन, आदर्श परिवार को बनाने के लिए जो आवश्यक जीवन मूल्य हैं, उनकी जानकारी इसके माध्यम से बहुत ही प्रेरक कहानियों के माध्यम से, प्रेरक जीवनियों के माध्यम से पाठकों को उपलब्ध करवाई जाती रही है। आपका अपना परिवार परिशिष्ट हर बुधवार पढ़ते रहिए पत्रिका। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि कोरोना ने काफी कुछ बदला है, इंडस्ट्री को बदला है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी ऑब्वियसली जब बदलाव आएगा, इंडस्ट्री बदली है तो मैं सुगता जी मैं जानना चाह रहा था कि जैसा आपने कहा कि कोरोना में जितेंद्र जी ने बहुत विस्तार से बताया कि काफी डायनेमिक रहा है पिछली कोरोना के दौरान, अलग अलग सेक्टोरल फंड में अलग अलग ग्रोथ रही है। लार्ज कैप एक बड़ी टीम, बड़ी मतलब पावर बन के उभर रहे हैं फिर से। तो फिर ऑब्वियसली आप लोगों ने कोई नए प्रोडक्ट भी लाए होंगे जो कि इन सारी चीजों को कैप्चर कर सके, जिसमें आपकी सेक्टोरल फंड भी हो, जिसमें लार्ज कैप भी हो, मिड कैप भी हो, स्मॉल कैप भी हो, सारी ब्रॉड बेसिंग भी हो। तो ऐसे प्रोडक्ट कौन से हैं जो आज मौजूदा के दौर में, आज के दौर में सबसे बेटर हो सकते हैं, या तो वो मौजूदा में हैं या आने वाले हैं या आ गए हों? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हम कैटेगराइजेशन की जब बात करते हैं, आई थिंक 2 कैटेगरी जो है या 3 कैटेगरी जो है हमको लग रहा है कि ऑल टाइम जो बोलता है ना, हर टाइम के लिए, हर साइकिल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। एक तो मल्टी कैप कैटेगरी है, सेकेंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, थर्ड आपका लार्ज एंड मिड कैप। ये 3 कैटेगरी है जहां अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको जो इंडिया का जो टॉप 300-400 कंपनीज का एक जो यूनिवर्स है वो आपको कैप्चर करना का हो सकता है, बिकॉज फंड मैनेजर का जो यूनिवर्स है वो 300-400 कंपनीज के अंदर ही वो पोर्टफोलियो बनाते हैं। एंड हमको जो लगता है कि अगर इन्वेस्टर को इंडिया का जो स्टोरी कैप्चर करना है तो इस तरीके से आप कैप्चर कर सकते हो इनटू डाइवर्सिफाइड कैटेगरी। So diversification gives you exposure to multiple sectors and जो फंड मैनेजर का जो स्किल सेट है वो उधर से उभर के आता है, एंड दैट इज वेयर यू कैन मेक लॉन्ग टर्म रिटर्न्स बेटर देन इंडेक्स रिटर्न्स इफ अगर हम उस तरीके के पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट करते हो। एंड मेरे हिसाब से ये 3 कैटेगरी ऑल वेदर कैटेगरी होता है इंडस्ट्री के लिए, एंड ये कैटेगरीज बढ़ रही है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी इंडिया के इंडस्ट्री का नंबर 2 कैटेगरी हो गया है, यू नो, फ्रॉम एन AUM साइज। मल्टी कैप कैटेगरी अभी दोबारा से एस्टैब्लिश हो रहा है, लार्ज एंड मिड कैप भी बढ़ रहा है। तो दैट इज हाउ द ट्रेंड के हिसाब से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आपका इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट उधर होना चाहिए।
ओके, आपने कहा कि फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और तीसरी कैटेगरी कौन सी लार्ज है? एंड मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप। लार्ज एंड मिड कैप, बिल्कुल। तो लार्ज एंड मिड कैप ये 3 कैटेगरी है। तो सबसे बड़ी आपने आपने कहा दूसरी अब फ्लेक्सी हो गई है, सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी है? सबसे बड़ी कैटेगरी लार्ज कैप कैटेगरी है। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कैटेगरी लार्ज कैप कैटेगरी है। ओके, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। यस यस। और इन टर्म्स ऑफ रिटर्न? और इन टर्म्स ऑफ रिटर्न? इन टर्म्स ऑफ रिटर्न तो जैसे जितेंद्र जी ने बताया कि टाइमिंग के हिसाब से अलग अलग होता है रिटर्न, अलग अलग होता है, लेकिन अगर 10 साल का आपने टाइम फ्रेम लिया या 15 साल का टाइम फ्रेम लिया तो वो स्मॉल कैप इस तरीके से चलता है। और मल्टी कैप और लार्ज कैप फंड्स भी देते हैं रिटर्न, बट ये अलग अलग पोर्टफोलियो बनता है मेरे ख्याल से। जी, तो जैसा कि आपने जितेंद्र जी, सुगाता जी ने कहा कि फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप दो एक कैटेगरी हैं जो कि इस दौरान काफी तेजी से आगे बढ़ी हैं। तो इसमें कुछ नए प्रोडक्ट भी, नई स्कीम भी आई है क्या किसी फंड? एक्चुअली जो सेबी ने कैटेगराइजेशन किया, ये सब कैटेगरी वाली डिफरेंट नामों से पहले जानी जाती थी ये सारी स्कीम्स। तो अब सेबी ने कैटेगराइजेशन जो किया उससे क्या है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो गया। इन्वेस्टर को मालूम चल गया कि मेरे को इस कैटेगरी का ये नाम है, इस स्कीम का ये नाम है, तो मेरा पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा। तो अब जैसे फ्लेक्सी कैप है, तो फ्लेक्सी कैप का मतलब ये हुआ कि लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें तीनों कैटेगरीज में इन्वेस्टमेज होगा। और उसमें वहां पे क्या होता है कि फंड मैनेजर्स को ये ऑप्शन होता है कि मार्केट टाइमिंग के हिसाब से वो तीनों में वेटेज को कम ज्यादा भी कर सके। तो वो एक बहुत बड़ा इसमें ड्रास्टिक चेंज है कि आपको जब लग रहा है कि अब स्मॉल कैप अच्छा चलने वाला है तो आप स्मॉल कैप का वेटेज बढ़ा दो, थोड़ा लार्ज एंड मिड का कम कर दो। और जब आपको लगता है लार्ज अच्छा चलने वाला है, मार्केट रिस्क पे है, तो लार्ज का कंपोजिशन बढ़ा दो, मिड और स्मॉल का कंपोजिशन कम कर दो। तो नॉर्मली अभी तक की जो हिस्ट्री कहती है कि जब भी मार्केट टूटता है या मार्केट डाउन होता है तो लार्ज कैप थोड़े से कम रिस्क वाले हो जाते हैं और मिड और स्मॉल ज्यादा रिस्क वाले हो जाते हैं। मिड भी थोड़े रिस्क वाले होते हैं, लेकिन स्मॉल सबसे ज्यादा रिस्क वाले होते हैं। और जब मार्केट कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट से मेरा मतलब है कि न तो ज्यादा टूट रहा होता है और न ज्यादा तेज हो रहा होता है, तो उस टाइम पे मिड एंड स्मॉल अच्छा परफॉर्म करते हैं। और मार्केट तेज हो रहा होता है तो उस टाइम पे स्मॉल कैप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर किसी को आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करना हो तो मैं ये कहूंगा कि लार्ज एंड मिड और लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप कैटेगरी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में नहीं जाना चाहिए अगर उसको आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करना हो तो। और अगर किसी को मार्केट से गेन करना हो, एक्स्ट्रा अल्फा क्रिएट करना हो, तो फिर सबसे बढ़िया टूल है स्मॉल कैप, मिड कैप, सेक्टरल। ये बहुत बढ़िया टूल्स हैं। इनकी टाइमिंग और अच्छे रिटर्न्स के लिए, अल्फा क्रिएट करने के लिए ये बहुत अच्छे टूल्स हैं। ओके, आपने एक और कैटेगरी बनाई थी फ्लेक्सी कैप, तो मेरे ख्याल से चर्चा हमने कर ली है कि फ्लेक्सी में तीनों होते हैं जी। हाँ, लेकिन इसमें टाइमिंग का क्या रहता है कि टाइमिंग आपको ज्यादा रखना है, कम रखना है, क्या रहता है फ्लेक्सी में? फ्लेक्सी कैप का टाइमिंग आप लंबा रख सकते हो लार्ज कैप की तरह, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है फ्लेक्सी कैप की, क्योंकि वो फ्लेक्सी कैप को क्या फंड मैनेजर की चॉइस के ऊपर चलेगा कि कितना लार्ज कैप रखना है, कितना मिड कैप रखना है, कितना स्मॉल कैप रखना है। तो वो मार्केट के हिसाब से वो कंपोजिशन चेंज करता रहता है। तो आपको क्या है कि लार्ज कैप से निकल के मिड कैप में जाने की जरूरत नहीं है, मिड कैप से निकल करके स्मॉल कैप में जाने की जरूरत नहीं है। वो फंड मैनेजर खुद ही करता रहता है फ्लेक्सी कैप में ये काम। और मल्टी कैप जो है, तो मल्टी कैप में क्या है, फिक्स है तीनों का कि कितना लार्ज कैप रहना है, कितना मिड कैप रहना है, कितना स्मॉल कैप रहना है। तो वहां फिक्स है। तो वहां पे क्या है कि आपका रिस्क एवरेज हो जाता है और उसके साथ साथ रिटर्न भी एवरेज हो जाता है। मल्टी कैप में कितना % रहता है? आई थिंक 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप, ये डिफाइंड है फ्रॉम सेबी। ओके, और बाकी 25% कैन बी अमॉन्ग्स्ट वेरियस मार्केट कैप्स। ओके, वो डेट से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, इन तीनों में भी हो सकता है। कमोडिटी भी हो सकती है, कमोडिटी भी हो सकता है, कमोडिटी सेक्टर नहीं, कमोडिटी नहीं हो सकता। नहीं, नो कमोडिटीज, ओनली इक्विटी। ओनली इक्विटी। और अगर आपको कैश में रखना है, लिक्विड में रखना है, कैश रखना है, बेसिकली यू कैन मेंटेन कैश। ओके, और एक और कैटेगरी है हमने चर्चा की है, फोकस्ड कैटेगरी। फोकस्ड, सुगाता जी, फोकस्ड कौन सी कैटेगरी है? क्या इसका ग्रोथ का टाइम अभी नहीं है? नहीं, वो बहुत अलग कैटेगरी है। एंड आई थिंक एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए वो कैटेगरी है, बिकॉज फोकस कैटेगरी का जो डेफिनेशन है कि 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो आप बना सकते हो खाली। यू कैनॉट क्रॉस 30 स्टॉक्स। ओके, एंड विद इन दैट 30 स्टॉक आपका मार्केट कैप रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है। तो आप
पोर्टफोलियो को स्मॉल कैप एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना सकते हो, आप उसको डिफेंसिव बना सकते हो, आप उसको वैल्यू बेस्ड पोर्टफोलियो बना सकते हो, आप वो, लेकिन 30 स्टॉक के अंदर ही आप उसको अच्छा, इसमें चाहे तो आप सेक्टोरल बना सकते हैं, सारे सेक्टरों से कुछ कुछ ले लीजिए। नो सेक्टोरल नहीं कर सकते आपको उसको डाइवर्सिफाइड ही रखना है आपको, लेकिन 30 स्टॉक्स के अंदर ही आपको रखना है उसका मार्केट तो कैप। सेक्टर में तो हो सकता है, जैसे आईटी हो सकता है, स्टील हो सकता है। हाँ स्वतंत्र जी, एक्चुअली क्या है कि आप उसको क्या कहोगे कि अगर सारे सेक्टरों से ले लिया आपने तो सेक्टरल नहीं कहलाएगी, वो डाइवर्सिफाइड कहलाएगी। आपने एक या दो सेक्टर ही लेके कोई पोर्टफोलियो बनाया है ना, वो सेक्टरल कहलाएगा, क्योंकि है तो कोई ना कोई सेक्टर। आज आप मारुति का शेयर खरीदते हो तो वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से है, लेकिन वो मारुति का शेयर अगर आपके लार्ज कैप फंड में है और लार्ज कैप फंड में ऑटोमोबाइल की वेटेज 8 या 10% है तो वो सेक्टरल फंड नहीं कहलाएगा। तो बैंक का एसबीआई का शेयर ले लिया या ऐसे बैंक का शेयर ले लिया तो वो सेक्टरल नहीं कहलाएगा फोकस में, क्योंकि आपका वेटेज किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में 10-15% से ज्यादा नहीं है, तो वो सेक्टरल फंड नहीं होगा, वो डाइवर्सिफाइड फंड ही कहलाएगा। तो फोकस्ड फंड में क्या होता है, डाइवर्सिफाई का एक और नया नाम है, एक और अलग कैटेगरी है क्या अलग से? नहीं, ये सारे फंड डाइवर्सिफाइड है। लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब डाइवर्सिफाइड है। सेक्टरल फंड सेक्टरल होते हैं, जो सेक्टरल के अलावा जितने फंड होते हैं वो सब डाइवर्सिफाइड होते हैं। ओके, मतलब ये डाइवर्सिफाइड और सेक्टरल दो अलग, दो ब्रॉड कैटेगरी है, अलग अलग इन टर्म्स ऑफ। हाँ जी, ओके। और भी हम लोगों ने चर्चा की है मेरे ख्याल से हाइब्रिड, डायनेमिक, ये क्या चीजें हैं सुगंधा जी? अलग अलग है, तो मेरे ख्याल से क्या बोलता है, जो हाइब्रिड कैटेगरी होती है, इक्विटी हाइब्रिड बोल के कैटेगरी है, जहाँ 65% आप इक्विटी में रख सकते हैं अप टू मैक्सिमम, एंड बाकी आपको डेट में रखना पड़ता है। तो आपका जो टैक्सेशन के हिसाब से आपको इक्विटी टैक्सेशन मिलता है उसमें, आप उसको 65 मिनिमम आपको रखना पड़ता है, एंड बाकी फिर आपको डेट का एक कॉम्बिनेशन। तो हाइब्रिड क्या होता है, इट एम्बेडेड एसेट एलोकेशन फंड होता है कि डेट और इक्विटी का आपने एक पोर्टफोलियो बना दिया इन्वेस्टर के लिए, तो वो उसको इक्विटी हाइब्रिड कैटेगरी बताया जाता है। दूसरा कैटेगरी होता है डायनेमिक एसेट एलोकेशन, जहां आप अक्रॉस एसेट क्लास आप यूज कर सकते हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो डेट हो, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, आप उसका एक मिक्स्ड एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो बना के आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो इन्वेस्टर को। दूसरा कैटेगरी होता है बैलेंस एडवांटेज फंड होता है, जहां आप इक्विटी, आर्बिट्राज और डेट का कॉम्बिनेशन बना के आप पोर्टफोलियो बनाते हैं। एकदम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए वो एक पोर्टफोलियो बन जाता है। तो ये सब कैटेगरीज में जैसा टैक्सेशन बेस्ड अप्रोच भी होता है कि टैक्सेशन अगर इक्विटी का करना है तो कॉम्बिनेशन 65% एंड अबव होना चाहिए, एंड देन बाकी फिर वो डिफरेंट कैटेगरीज को रख के हाइब्रिड फंड्स प्रेजेंट किया जाता है इंडस्ट्री में। एंड या एक दूसरी कैटेगरी जो है स्मॉल कैप कैटेगरी, इस पे बहुत कम बात की और इसी पे मेरे ख्याल से सबसे अधिक ग्रोथ अभी हम इन्हीं में देख रहे हैं। लेकिन स्मॉल कैप में मतलब बहुत बड़ी लिस्ट है कंपनियों की, आपने कहा देखा कि 250 से नीचे बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है स्वतंत्र जी। स्मॉल कैप 250 शेयर से ऊपर जो मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में टॉप 500 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होता है, आप ये मान के चलिए। लिस्टेड शेयर्स तो अराउंड 2000 है जो निफ्टी में लिस्टेड है, लेकिन टॉप 500 शेयर्स में ही इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड से। नहीं होता है, ये कोई गाइडलाइंस है या फिर गाइडलाइंस है? अच्छा, गाइडलाइंस है। तो मतलब आप टॉप 50 के अलावा इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते? टॉप 500 के अलावा टॉप 500 के अलावा इन्वेस्ट कर नहीं सकते? हाँ, टॉप 500 मार्केट कैपिटलाइजेशन जिन कंपनीज का है उन्हीं में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब टॉप 500 में आपने आपकी टॉप 100 कंपनीज तो चली गई लार्ज कैप कैटेगरी में, और नेक्स्ट 150 शेयर्स चले गए आपके मिड कैप कैटेगरीज में। तो अगर लार्ज कैप आपको शेयर लेने होते हैं तो वो लगभग आप 20-30 शेयर लेते हो, तो 100 शेयर्स में से आप 20-30 शेयर लार्ज कैप के ले लेते हो, और बचे 150 शेयर में आप 20-30 शेयर मिड कैप कैटेगरी के ले लेते हो। अब बचे आपके पास 250 शेयर की बास्केट बची स्मॉल कैप के लिए, तो वो देखने में तो बहुत बढ़िया है 250 शेयर की बास्केट,
लेकिन अब वहां पे क्या है कि देखो लार्ज कैप कैटेगरी के शेयर्स का डेटा रिसर्च करना बहुत इजी होता है, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्री साइज बहुत बड़ी होती है, उसका सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल होता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट के तुम जा सकते हो, और आप लार्ज कैप के जो मेनली शेयर्स हैं वो 20-20, 30-30, 50-50 साल पुरानी कंपनियां हैं, तो उनका सारा डेटा अवेलेबल है, प्रमोटर के बारे में सारी जानकारी आपके पास अवेलेबल होती है। और मिड कैप कैटेगरी के भी थोड़े से स्मॉल कैप से ऊपर बढ़ चुके हैं, तो उनमें भी थोड़ा सा ज्यादा डेटा अवेलेबल आपके पास होता है। स्मॉल कैप ऐसी है जो न्यू इमर्जिंग कंपनीज होती हैं, जो नई कंपनी उभर के आ रही है, जैसे अभी इतने सारे इतने बड़े इतने आईपीओ आ रहे हैं जिनको इतने अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं, तो वो सब स्मॉल कैप कैटेगरीज के शेयर हैं। आईटी की बहुत सारी कंपनियां हैं, फार्मा की बहुत सारी कंपनीज हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरीज में फॉल करती हैं, तो वहां पे अच्छा शेयर आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ी टास्क है। वो एक म्यूचुअल फंड हाउस के लिए, उसकी रिसर्च टीम के लिए बहुत बड़ी टास्क होती है, क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा काम तो होता है प्रमोटर का आइडेंटिफिकेशन करना, कि प्रमोटर कितना बढ़िया है और वो कब वो स्मॉल कैप को लार्ज कैप बना देगा, कितनी जल्दी स्मॉल कैप को लार्ज कैप बना देगा। तो वहां एक प्रमोटर का आइडेंटिफिकेशन है, उसका प्रोडक्ट देखने की, क्योंकि उसको कंपटीशन मिलता है लार्ज कैप से, उसके प्रोडक्ट को कंपटीशन मिलता है लार्ज कैप से, तो उसका प्रोडक्ट देखना है कि उसके प्रोडक्ट में ऐसी क्या चीज है कि वो लार्ज कैप को आउटबीट कर देगा, या मार्केट में वो उसका प्रोडक्ट क्यों बेचा जाएगा ज्यादा बजाय वो जो उसके पीयर्स जो बड़ी कंपनीज हैं, तो या फिर उसमें कुछ यूनिक प्रोडक्ट है कि जो और कोई कर ही नहीं सकता, क्या यूनिक है उसका बोरोइंग्स, क्योंकि अगर बोरोइंग्स में कोई स्मॉल कैप शेयर पिट गया तो वो उसके प्रमोटर के पास तो इतना पैसा होता नहीं, क्योंकि न्यू जनरेशन प्रमोटर्स होते हैं मोस्टली, तो अगर कहीं पे लिवरेज में फंस गया तो कंपनी खत्म हो जाती है। लार्ज कैप के साथ वो प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि उसका इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है और उसको बोरोइंग भी बहुत इजी होती है, फाइनेंसिंग भी बहुत इजी होती है। स्मॉल कैप के साथ फाइनेंसिंग कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है, तो स्मॉल कैप आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ा टास्क है। और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा आप चर्न भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्मॉल कैप का मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है, बहुत कम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, तो जब मार्केट टूट रहा होता है तो आपको अगर स्मॉल कैप का शेयर बेचने जाओगे तो कोई खरीदार नहीं मिलेगा, तो आपको बहुत ज्यादा लॉस की संभावना होती है। और जब खरीदने जाते हो तो कोई बेचने वाला नहीं मिलता है, मार्केट तेज हो रहा होता है, तो आपको बहुत महंगे रेट में मिलता है आप खरीदने जाते हो तो ये बहुत बड़ा फर्क है। आज लार्ज कैप आप खरीद के रहते हो तो आप किसी भी टाइम पे कितना भी लार्ज कैप का शेयर बेच सकते हो, क्योंकि उसके बहुत सारे बायर होते हैं, और खरीदना भी हो तो बहुत सारे सेलर होते हैं, किसी भी टाइम पे कितना भी खरीद सकते हो। तो वो सब हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी रिस्क है और अपना अपना रिवार्ड है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर को डाइवर्सिफाई होना बहुत जरूरी है, और एक अच्छा एडवाइजर अगर वो या तो खुद ये सारी रिसर्च कर पाए और अच्छे एडवाइस नहीं कर सकता तो एक अच्छे एडवाइजर के थ्रू ये सारी करे, तो मार्केट में जरूर वो किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्टेड होगा, लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड स्मॉल, किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्टेड होगा, उसका पैसा जरूर बनेगा, क्योंकि आज कोई भी और ऑल्टरनेट एसेट क्लास नहीं है इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में, जहां पे डबल डिजिट से ज्यादा लॉन्ग टर्म में रिटर्न आ सकता होगा। डबल डिजिट से मेरा कहने का मतलब है 10% से ज्यादा एनुअलाइज रिटर्न किसी भी एसेट क्लास में नहीं आ सकता, अगर 8, 10, 5, 7 साल के लिए। गोल्ड में तो फिलहाल आ रहे हैं इस बार। अभी कभी भी अगर आप 10 साल का पीरियड देखोगे तो गोल्ड में कभी भी डबल डिजिट का रिटर्न नहीं आया है, और वो टैक्स फ्रेंडली भी नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, टैक्स फ्रेंडली। लेकिन जो बात थोड़ा सा मुझे मतलब जानना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि 500 टोटल ऊपर की रहेंगी कंपनियां आपकी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में, लेकिन ये जो 500 है इसमें जो बॉटम में तो चेंज होता रहता है, कभी कोई कंपनी इन हो जाती है, आउट हो जाती है, तो 1998 नंबर वाली कंपनी भी टॉप 500 में आ सकती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। जब कंपनी किसी को पसंद आती है इन्वेस्टर को और उसमें बाइंग शुरू हो जाती है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे ही टॉप 500 में आएगा तो म्यूचुअल फंड भी उसको आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे कि मतलब जब तक मतलब आपने कोई कंपनी 500 में आ गई, उसके खरीद लिए, फिर बाहर हो गई, तो उसके आपको बेचने पड़ेंगे क्या? हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है, बेचना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़े आपको कंसिस्टेंटली देखना पड़ेगा, वॉचफुल रहना पड़ेगा। अगर आउट हो गई है और आगे आपको स्कोप नजर नहीं आ रहा है कि वो वापस 500 में आ सकती है, तो आपको बेच लेना चाहिए। अदरवाइज ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आपने 500 में आने पे तो खरीद लिया और 500 से आउट होते ही बेचना पड़े, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है उसके पीछे। अच्छा, तो फिलहाल मतलब ये माना जाए कि ओवरऑल 500 कंपनियों में ही बाइंग है, और सारी जो पूरा म्यूचुअल फंड है वो इन्हीं 500 में 500 में खेल कर रहा है पूरा।
इक्विटी सेगमेंट। हाँ जी, बिकॉज तो 95% मार्केट कैप इंडिया का वो 500 कंपनी के अंदर हो जाता है। तो अच्छा, 95% मार्केट क्या बजाता है? 95% इज आउट ऑफ द टॉप 500 कंपनीज ऑफ इंडिया। तो आप उसी के अंदर ही आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ओके, मतलब आपका मतलब है कि बाकी जो मार्केट है वो बहुत छोटे साइज का है। कंपनीज, दे आर इमर्जिंग कंपनीज, दे आर माइक्रो कैप है। माइक्रो कैप का भी कैटेगरी होता है। तो उस कैटेगरी में रिस्क के हिसाब से, क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्री है, वी आर फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड गिविंग इन्वेस्टर द राइट एक्सपीरियंस। इफ वी गिव एग्रेसिव पोर्टफोलियो, देन इन्वेस्टर को जानकारी कमती होता है। Hence, हमारे माध्यम के थ्रू से वी आर प्रोटेक्टिंग द रिस्क बाय गिविंग डाइवर्सिफिकेशन, बाय सेबी इज गिविंग यू गाइडलाइंस। उस तरीके से हम इसको चलाते हैं और रिटर्न्स तो बन सकता है ना। इंडिया का इकोनॉमी में अगर पार्टिसिपेट करना है तो 500 कंपनी से ही पार्टिसिपेट आप कर सकते हो। आपने एक और कहा अभी कि एग्रेसिव, बार बार आपने 2-3 बार शब्द इस्तेमाल किया, एग्रेसिव अप्रोच रखना है। तो एग्रेसिव अप्रोच क्या आज के समय में ठीक है, या फिर एग्रेसिव मतलब आप यही है ना, मतलब कि बार बार आप अपना फंड पोर्टफोलियो चेंज कर रहे हैं, रीसफल कर रहे हैं, यही मतलब है ना इसका? नहीं, एग्रेसिव का क्या मतलब है, फिर थोड़ा समझाएं हमारे दर्शकों को। एग्रेसिव का मतलब मेरे हिसाब से मैं बताऊंगा, जितेंद्र जी कैन ऐड आफ्टरवर्ड्स। एग्रेसिव का मतलब क्या है कि रिस्क प्रोफाइल लेने का जो एक ताकत है। ओके, जैसे अगर चलो यंग जो एक इन्वेस्टर यंग यूथ है, जो जस्ट अभी काम करने शुरू कर दिया है, 24 इयर्स ऑफ एज, ही इज अर्निंग, वो अगर किसी एडवाइजर के पास जाता है तो उसका एक रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से वो सोचता है कि मुझे 25 साल 30 साल के अंदर मुझे करना क्या है। नाउ एक जो जब एज होता है, एक इक्विटी का एक नॉर्मल फॉर्मूला है कि 100 माइनस एज शुड बी योर टोटल इक्विटी एक्सपोजर एट एनी पॉइंट इन टाइम। अगर किसी का एक्सपोजर है 80% 90% टू इक्विटी, उसमें भी फिर आइडेंटिफाई किया जाता है कि अगर कोई बोलता है कि मुझे 5 साल में से 24 इयर्स का बंदा है, वो बोलता है मुझे 5 साल में एक इमीडिएट मेरा एक गोल है या माइलस्टोन है, मुझे छोटा सा एक गाड़ी खरीदना है, मुझे एक 3 लाख रुपए का गाड़ी खरीदना है या 5 लाख रुपए का गाड़ी खरीदना है। तो एक उसके हिसाब से प्लानिंग किया जाता है। कोई बोलता है कि मुझे 10 साल के अंदर मुझे घर खरीदना है या एक बड़ा एक पर्टिकुलर कुछ चीज उनको लाइफ में गोल अचीव करना है, तो उसके हिसाब से फिर वो उनको फिर से स्मॉल कैप में ज्यादा उसका एक्सपोजर करा देंगे। उस तरीके से वो एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है जहाँ की एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव एक नेचर हो जाता है पोर्टफोलियो का। एंड अकॉर्डिंग टू दैट उनका रिटर्न फिर ट्रैक किया जाता है कि कैसे उसका रिटर्न जा रहा है। सो एक साइड से इन्वेस्टर का एक प्रोफाइलिंग होता है, फिर उसका पोर्टफोलियो का एक प्रोफाइलिंग होता है, एंड देन दैट वो कंक्लूड होता है इनटू रिटर्न्स ओवर नियर टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। उसमें फिर वो एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव को स्लॉट किया जाता है। जितेंद्र जी, you want to add something because ये आपका रेगुलर। हाँ, सौगता साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि कोई भी इन्वेस्टर, मैंने पहले भी 1-2 बार हमारी एपिसोड्स में बोला है कि हमको हर इन्वेस्टर जो हमारे साथ जुड़ता है उसकी जन्म कुंडली की स्टडी करनी होती है। तो उसकी जन्म पत्री की स्टडी से मतलब ये होता है कि उसका प्रोफाइलिंग करना होता है हमको, कि वो कितना रिस्क टेकर है, कितनी रिस्क उसको लेनी चाहिए या ले सकता है, उसकी वेल्थ कितनी है, उसके ऊपर उसके डिपेंडेंट्स कितने हैं, उसके गोल्स क्या हैं, और उसकी रेगुलर इनकम, जो उसकी इन्वेस्टमेंट के अलावा जो रेगुलर इनकम आ रही है उसका सोर्स क्या है, वो कब रिटायर होना चाहता है या ऑटोमेटिकली कब रिटायर हो जाएगा, या उसकी बिजनेस रिस्क क्या है, वो सब देखना होता है हमको। और इवन उसकी हेल्थ हिस्ट्री भी देखनी होती है, उसकी फैमिली की हेल्थ हिस्ट्री भी देखनी होती है। तो पूरी की पूरी जन्म पत्री की स्टडी होती है और उसके हिसाब से ही उसका इन्वेस्टमेंट प्रोफाइलिंग होता है कि कहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए कि जिससे उसको जो भी वो कमा रहा है या उसकी जो भी कमाई हुई वेल्थ है उसका बिल्कुल आइडियल डिप्लॉयमेंट किया जाए। तो उसको एक 3, 5, 7 साल के बाद में, क्योंकि इमीडिएटली तो सारे रिटर्न्स आना शुरू नहीं हो जाते, लेकिन एक 3, 5, 7 साल के बाद में वो इतना डिपेंडेंट हो जाए कि उसकी रेगुलर जो इनकम आ रही है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, और वहां से जो उसका इन्वेस्टेड है उससे उसके सारे गोल्स और सारी रेगुलर एक्सपेंडिचर मीट आउट होते रहे।
तो ये सब चीजें देखने की जरूरत होती है। तो वहां रिस्क प्रोफाइलिंग बहुत जरूरी है। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे और बैंक एफडीआर में या हम लिक्विड फंड्स में पैसा लगा देंगे, तो आज आपको पता है कि 5 to 6% का इन्फ्लेशन है और बैंक एफडीआर या लिक्विड फंड्स के रिटर्न्स लेस देन 5% के हैं, तो वो पैसे की कीमत ही कम होती जाएगी। तो वो हम तो उल्टा उसको नेगेटिव करते जाएंगे उसके पैसे को। तो बहुत जरूरी है रिस्क लेना। तो जो साहब ने कहा, चटर्जी साहब ने, कि एग्रेसिव, तो एग्रेसिव वर्ड एक्चुअली क्या है कि ये हम लोग म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो उस वर्ड से उठा लेते हैं हम एग्रेसिव। लेकिन हमको एग्रेसिव और कंजर्वेटिव ये शब्द उठाने चाहिए पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ, टाइमिंग के साथ में उठाने चाहिए कि हम कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कब पैसे की जरूरत है। अगर हम टाइमिंग के साथ देखेंगे तो एक 10 साल का इक्विटी इन्वेस्टमेंट एग्रेसिव नहीं होगा, वो कंजर्वेटिव होगा। अगर हमने लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दिया है तो एग्रेसिव कब होगा? जब हमने सेक्टरल इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो एग्रेसिव कब होगा? जब हमने स्मॉल कैप में पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया है तो वो एग्रेसिव नहीं होगा, वो कंजर्वेटिव होगा। तो अच्छा, लेकिन लार्ज कैप में अगर 1 साल के लिए कर दिया तो वो एग्रेसिव हो जाएगा क्या? वो एग्रेसिव माना जाएगा। 1 साल के लिए मैं इक्विटी इन्वेस्ट सजेस्ट ही नहीं करूंगा। मैं मतलब नॉर्मली लोग बोलते हैं कि 3 साल से नीचे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं 5 साल से नीचे के पीरियड के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए एकदम। नहीं तो एक और जो मैंने सुनी हुई है कि एग्रेसिव वो है जो कि बार बार अपना पोर्टफोलियो चेंज करता है, अपने हिसाब से तुरंत मार्केट के हिसाब से प्ले करता रहता है, मार्केट के हिसाब से इसमें एडजस्ट करता है। क्या वो एग्रेसिव नहीं है? वो क्या कहलाता है? वो एग्रेसिव के साथ साथ साइकिल पढ़ने वाला आदमी कहलाएगा कि वो साइकिल की भी पढ़ाई कर रहा है साथ में, एग्रेसिव भी है साथ में, और अपॉर्चुनिटी कैच करने वाला भी आदमी है वो साथ में। अगर वो पैसा बना रहा है तो चर्निंग करने से, वो बार बार स्विच करने से अगर पैसा बना पा रहा है तो, और नहीं बना पा रहा है तो वो एक्चुअली फिर वो उसने रिसर्च नहीं करी है। तो एग्रेसिव फूल कहलाएगा, एग्रेसिव फूल। हाँ, वो फिर क्या है कि अपने खुद के साथ धोखा कर रहा है या इन्वेस्टर के साथ धोखा कर रहा है, अगर ऐसा कोई एडवाइजर कर रहा है तो। राइट। तो ओवरऑल मतलब जो स्टोरी ऑफ, मतलब लेसन ऑफ दिस स्टोरी, लेसन ऑफ दिस सेशन क्या कहेंगे आप? सुगता जी संक्षेप, बिल्कुल हमारे पास समय बचा भी नहीं है। लेसन ऑफ दिस समरी बहुत ही सिंपल है। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए है। आप आइए, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ये 3 बढ़िया कैटेगरी है। आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपका गोल सामने आप रखिए, आपका गोल क्या है? आपका 3 साल है, 5 साल, 10 साल का जो गोल है, उसके मुताबिक आप आइडेंटिफाई करिए पोर्टफोलियो को और भूल जाइए। भूलना बहुत इंपॉर्टेंट है। समय के साथ अगर आपने उसको देखने लगे बार बार तो ईसीजी होगा। ईसीजी जो होता है, आप कोई भी आम आदमी ईसीजी जब आप देखता है, वो पूछता है कि डॉक्टर को मेरा ईसीजी ठीक है ना? अभी वो तो डॉक्टर तो ठीक है बोल देता है, लेकिन वो ऊपर नीचे जब देखता है तभी उसको समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो वो डर जाता है पहले। सो आई थिंक वी शुड नेवर लुक एट दैट, बिकॉज अगर आपको लंबे के समय तक रहना है, ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आपको अल्टीमेट गोल आपका बहुत अच्छा होगा। एंड दैट इज द वे मार्केट मूव्स एंड दैट इज वेयर वन शुड इन्वेस्ट इन। एंड एडवाइजर जो है उनका प्लीज नॉलेज लीजिए, बिकॉज हम डॉक्टर के पास जाते हैं पूछने के लिए। दवाई हम गूगल भी करके ले सकते हैं। कोविड के टाइम पे भी हमने काफी कुछ देखा, लेकिन बाकी मेन जो है वो डॉक्टर के पास ही आपको जाके उसका इलाज मिलता है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो आपको करना चाहिए। खुद का प्लीज एक्सपेरिमेंट मत करिए। दैट इज नॉट द वे यू कैन क्रिएट वेल्थ फॉर लॉन्ग टर्म। हाँ दोस्तों, मतलब आप खुद करेंगे तो आपकी ईसीजी सचमुच गड़बड़ हो सकती है और उसको जो दूसरे के हवाले कर देंगे तो आप जो है कम से कम आप रिस्क हो भी तो भी पता नहीं चलेगा, कम से कम इतना तो शांति रहेगी। तो फिलहाल ऑन द लाइटर नोट हम कह सकते हैं कि अपना इलाज खुद ना करें। जिस तरह से आप डॉक्टर आप अपना इलाज नहीं करते हैं, उस तरह से निवेश के लिए भी आप अपने लिए एक्सपर्ट ढूंढें और मार्केट के फ्लक्चुएशन के बजाय अपना लॉन्ग टर्म ग्रोथ रखें। म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न बना के पहले भी दिया है, अभी भी दे रहा है और उम्मीद करना चाहिए कि आगे भी देगा। भारत की ग्रोथ स्टोरी के साथ चूंकि जुड़ा हुआ है, 95% अगर मार्केट का कॉर्पस में इनके का नाम पर इनका पूरा दारोमदार है, अगर तो निश्चित रूप से एक वाइज डिसीजन होते होंगे
उम्मीद करना चाहिए कि आपको हमारा जो चर्चा है, हमारी जो सेशन है वो पसंद आ रहे होंगे। आप हमें लगातार बताते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार, आप देखते रहिए प्रतिक्रिया। नमस्कार।